अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 10th का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने स्टार्ट किया था। इसमें एल्गोरिदम के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। इस यहाँ से हम जो है वो इस लेक्चर में आज प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन, यानी कि आपने इसमें एरिया फाइंड करना है, हाइट और बेस दोनों जो है वो गिवन है हमारे पास। तो वही हमारे पास जो इसके 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो हम अप्लाई करते हुए सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये होता था कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को रीड करके उससे इंफॉर्मेशन जो है वो निकालनी है, उसको डिफाइन करना है। तो जब हमने इस प्रॉब्लम को रीड किया तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एरिया। तो पहली चीज जो है वो फाइंड वाली आ गई, एरिया। इसका मतलब हमारी जो आउटपुट है वो एरिया है और गिवन चीजें हमारे पास जो है वो हाइट एंड बेस है, यानी कि बेस और हाइट गिवन है। ये हमारे पास इसकी इनपुट होगी, जो चीजें गिवन होती है वो एज अ इनपुट उसको लेते हैं। जो चीज फाइंड करनी है वो हमारे पास है एरिया। तो इसमें प्लानिंग द सॉल्यूशन में आपके पास इनपुट क्या आ जाएगी, हाइट एंड बेस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी हाइट एंड बेस, वो हमारी इनपुट आ गई। सेकंड चीज, हमने आउटपुट में जो चीज फाइंड करनी थी, फाइंड एरिया। तो एरिया जो है वो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी ट्रायंगल का। अब प्रोसेसिंग है हमारे पास कि एरिया फाइंड कैसे करना है। जब हाइट और बेस गिवन हो तो एरिया फाइंड कैसे करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि मल्टीप्लाई हाइट विद बेस एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूले के जरिए जो है वो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एल्गोरिथम। अब देखें स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। अब दो चीजें हमारे पास इनपुट थी, वो क्या क्या थी हमारे पास, हाइट एंड बेस। तो ये दोनों हमने फर्स्ट स्टेप में एज ए इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट हाइट इज इक्वल टू 7 और बेस इज इक्वल टू 17। लेट कर लिए कोई भी नंबर दो, जो हमारे पास एक हाइट आ गया एक बेस आ गया। अब इन दोनों हाइट और बेस को यूज करते हुए हमने एरिया फाइंड करना है। तो कैलकुलेट एरिया। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास इसका फार्मूला रहेगा, तो एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जो भी हमने इधर इसमें और इस स्टेप में जो भी हमने हाइट और बेस ली हुई थी, यहाँ से वो क्या करेगा, इसको वैल्यू को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करेगा। तो जो भी इसमें से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो एरिया वाले ए में जो वेरिएबल है इसमें सेव हो जाएगा। अब ये एरिया जो ए में वैल्यू सेव है वो हमने यूजर के लिए डिस्प्ले करवानी होती है, शो करवानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन होता है हमारे पास आउटपुट। जब आउटपुट ए लिखा है तो आपके पास इसका जो रिजल्ट है वो फाइंड हो जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें पॉइंट नोट करना है कि यहाँ पे देखें, आपने कैलकुलेट एरिया लिख दिया, यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज किया था ए इज इक्वल टू, आउटपुट में वही सेम फंक्शन जो यहाँ पे फॉर्मूले में लिखते हैं वो लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे आप एरिया अगर लिखेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू सेव होनी है वो इस वेरिएबल में सेव होनी है। तो आउटपुट फंक्शन के आगे वही सेम वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यू हमारी सेव होती है। अगर आप जैसे अब यहाँ पे ए कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल ए लिखते हैं फिर भी वो एरर आ जाएगा, क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल के और जो कैपिटल लेटर होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट होते हैं इस वजह से, जहाँ पे कैपिटल लेटर यूज किया वहाँ पे कैपिटल ही करना है, जहाँ पे स्मॉल किया वहाँ पे स्मॉल ही करना है। इस चीज को जो है वो आपने याद रखना है जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। तो बस ये आपके पास जो भी एरिया आएगा उसको डिस्प्ले करवा के स्टॉप कर देगा। तो ये था हमारा इसका प्रॉब्लम नंबर 5। हाइट और बेस हमने एज इनपुट ली, उसको इस फॉर्मूले में पुट करके एरिया फाइंड कर लिया। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 6 में ये है कि आपके पास एक बुक में देखें स्कीम दी हुई है, वो ऑलरेडी पेपर में गिवन होती है कि आपके पास वहां पे क्वेश्चन में ये करना है हमने, रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो भी आपके 70 है, 80 है, 90 है, 60 है, 50 है या 40, जितने भी आपके मार्क्स हैं उन मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपका ग्रेड प्रिंट होगा। और वो स्कीम जो है वो आपकी बुक में गिवन है, यहाँ पे मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। यानी कि आपका 80 अगर ग्रेटर देन 80% हो तो ए 1 ग्रेड होगा, अगर ग्रेटर देन 70% हो तो ए ग्रेड होगा, ग्रेटर देन 60 हो तो बी होगा, सो ऑन। इसी तरह अगर लेस देन आपके जो भी मार्क्स हैं वो लेस देन 33 होंगे तो आपका ग्रेड एफ हो जाएगा। यानी कि ये स्कीम जो होगी ये आपकी पेपर में गिवन होगी। ओके, अब आपने स्टार्ट ये करना है कि सबसे पहले इसमें इनपुट क्या है, रीड मार्क्स। आपके जो मार्क्स होंगे वो एज ए इनपुट होंगे। अब जो भी मार्क्स जिस स्टूडेंट के आएंगे हम इस वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करेंगे।
आपके मार्क्स जिस भी स्कीम में, ये पहली में, दूसरी, तीसरी जिसमें आ रहेंगे, उसके सामने उसके अकॉर्डिंगली जो भी ग्रेड होगा वो स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करवा देंगे। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या काम करना है, इसमें इनपुट क्या होगी, मार्क्स। आउटपुट क्या है कि उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली जितने भी आपके ग्रेड जो भी बन रहा है वो ग्रेड जो होगा वो आपका आउटपुट होगा। और प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग ये है कि हमने जो भी मार्क्स लेने हैं उसको 1 बाय 1 इन सारी स्कीम के साथ कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन जो है वो आपका प्रोसेसिंग में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रीड मार्क्स, इसका मतलब है कि हमने मार्क्स जो है वो एज अ इनपुट लेने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेट मार्क्स बी एम, यानी कि एम एक वेरिएबल है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो एंटर होंगे। वो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम नहीं बनाया जाता, ये जनरल बनाया जाता है और जब इसकी वैल्यूज दी जाती है वो रन टाइम पे दी जाती है। ठीक हो गया। तो अब ये एम में हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इस एम को हमने इस पूरी स्कीम के साथ कंपेयर करके बताना है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स जो है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, पहली क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 80, कि यहाँ पे आके वो कंपेयर करेगा, कंपेयर द मार्क्स, यानी कि मार्क्स को किस के साथ कंपेयर करें, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यानी कि अगर आपके मार्क्स 80 यहाँ पे या इससे ज्यादा है 100 तक, तो आपका जो ग्रेड आएगा वो प्रिंट करेगा ग्रेड इज इक्वल टू A+1 या A+ या A1 जो भी आ जाएगा। ठीक है, इसको A+ भी कहते हैं, 1 भी कहते हैं, जो भी आ गया। ठीक है, आपका ये ग्रेड जो है वो A1 आएगा और इसको जाके स्टॉप कर देगा। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होते हैं तो लेट्स सपोज आपने जो यहाँ पे मार्क्स थे वो 90 थे, ग्रेटर देन 80 थे, 90, 95, 85 कुछ भी थे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कंपेयर करेगा। अगर लेट्स सपोज 85 थे तो 85 इज ग्रेटर देन 80, इसका मतलब है आपकी कंडीशन ट्रू है, ट्रू होगी तो ये वाला ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट करा के स्टेप नंबर 8 में जाएगा, स्टॉप कर देगा। अदरवाइज अगर इससे लेट्स सपोज आपके मार्क्स लेस देन 50 थे, 55, 45 या कुछ भी मार्क्स थे जो 80 से ग्रेटर नहीं थे, तो वो फिर इस स्टेप को स्किप करेगा। क्योंकि यहाँ से अगर ये याद रखना, इसमें हमेशा जब कंडीशन लगती है ना इफ, तो इसमें दो चीजें होती हैं इफ कंडीशन में हमेशा, या तो वो स्टेप नंबर अगर कंडीशन पास होगी तो एक स्टेप पे जाएगा, अगर कंडीशन फेल होती है तो वो दूसरे स्टेप में जाएगा। तो हमेशा इसमें जो इफ है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसमें एग्जीक्यूशन के बाद इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो बताता है कि अब नेक्स्ट हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, कौन से स्टेप के ऊपर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमारे जो मार्क्स हैं वो इसके साथ 80 के साथ कंपेयर होंगे। जब कंपेयर होने के बाद देन वो डिसाइड करेगा कि अब मैंने स्टेप नंबर 8 पे जाना है या स्टेप नंबर 3 पे जाना है। अगर मार्क्स आपके ग्रेटर होते हैं तो स्टेप नंबर 8 में जाके उसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमने जब एल्गोरिथम स्टार्ट किया था उसमें एक बात की थी, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। तो एफिशिएंसी यही होती है कि जब आपका जब मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेटर देन 80 है, ग्रेड आपका फाइंड हो गया, उसका पर्पज ही हमारा ये था ग्रेड फाइंड करना, तो उसके दरमियान में ये सारी लाइंस को एग्जीक्यूशन करना वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। इसलिए वो क्या करता है, डायरेक्ट इधर से वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाती है। लेकिन अगर लेस देन 80 हुआ तो फिर वो आएगा स्टेप नंबर, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 3। यहाँ पे आके नेक्स्ट जो उसकी है 70, उसके साथ उसको कंपेयर करेगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यानी कि अगर आपकी मार्क्स की जो रेंज है वो आ रही है आपके पास आ जाएगी 70 से लेकर 79 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ये तक। अगर तो 80 इक्वल टू, ये जो साइन होते हैं ना साथ इक्वल टू का, इसका मतलब होता है कि ये 80 इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो उसमें चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 70, मतलब 70 से लेकर 79 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके पास जो ग्रेड आपका वो ए आ जाएगा। तो उसके बाद सेकंड में हमारे पास ये वाली स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ से उसने एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करना है ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर यहाँ पे आपके पास मार्क्स ग्रेटर आते हैं, मतलब कंडीशन ट्रू होती है, वो डायरेक्ट आपका ग्रेड जो है वो ए प्रिंट कराएगा और स्टेप नंबर 8 पे जाके उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके मार्क्स लेट्स सपोज 70 से भी कम थे तो वो फिर क्या करेगा, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आके इसको 60 के साथ कंपेयर करेगा। सेम वही स्पीड जो स्टेप्स हैं वो बार बार अब रिपीट हो रहे हैं कि पहले 80 के साथ कंपेयर किया, फिर 70, फिर 60, अब 60 में आके आपके जो भी मार्क्स उसको कंपेयर करेगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके मार्क्स थे 65,
इन दोनों ने तो उसको फॉल्स किया, लेकिन इस स्टेप में आके अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 65 मतलब 60 होते हैं, यहाँ पे रेंज इसकी क्या आएगी 60 से लेकर 69 तक। अगर इस रेंज में आपका जो है वो वैल्यू आती है तो क्या करेगा, डायरेक्ट आपका ग्रेड बी लगाएगा और स्टेप नंबर 8 में जाके उसको स्टॉप कर देगा। ओके, तो अगर यानी कि आपका इस ग्रेड में आता है तो ग्रेड बी और उसको स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर मार्क्स आपके लेस देन 60 है, 60 से भी कम है, तो फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे जाएगा जो आपके पास क्या है ग्रेटर देन 50। यानी कि अगर आपके मार्क्स आते हैं ना रेंज 50 से लेकर 59 तक, तो फिर आप इस रेंज में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कंपेयर किया आपकी कंडीशन ट्रू होती है, आपका ग्रेड सी आएगा, स्टॉप कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो जाएगा स्टेप नंबर जो आगे नेक्स्ट आपके पास 6 में फिर इसको 40 के साथ कंपेयर करेगा। इससे अगर ग्रेटर देन 40 है, 41, 43 मतलब 49 तक, तो फिर वो क्या आपका ग्रेड डी आएगा। अदरवाइज फिर वो अगले 7 में स्टेप में जाएगा और ग्रेटर देन 33 को जाए, क्योंकि अब नेक्स्ट कंडीशन जो होती है कि 33 से उससे कम फेल है, इससे कम जो है वो 40 के बाद अब नेक्स्ट जो कंपेरिजन होगा वो 33 का होगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ठीक है, देन जो है वो आपका ग्रेड ई आ जाएगा और उसको स्टॉप करते हैं। लेकिन अगर लेस देन 33 हुआ तो फिर जो है वो लास्ट स्टेट में उसको फेल करके आपको मतलब जो भी है उसको स्टॉप कर देगा। अब ये इसके सारा स्कीम था कि 1 बाय 1 हर स्कीम के साथ उसने मार्क्स को कंपेयर करना है, जो भी मार्क्स लेस। तो अब एक हम आखिरी इसमें बात वो है, कल देख लेते हैं कि ग्रेड फाइंड कैसे होगा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे हमने मार्क्स जो है वो इसको दे दिए जब स्टार्ट कर रहे हैं 56, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आएगा 56 को कंपेयर करेगा 80 के साथ, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 56 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो कंडीशन ये वाला नहीं चलेगा, वो स्टेप नंबर 3 में जाएगा। अब इसी 56 को 70 के साथ कंपेयर करेगा, अगर ये इससे अब 70 से ग्रेटर नहीं है 56, अगले स्टेप में चला जाएगा, 60 के साथ कंपेयर करेगा, तो अगर कंडीशन फिर फॉल्स है अगले स्टेप में 5 में जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा आएगा तो 56 इज ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे आके इसका जो भी ग्रेड है आपके पास ग्रेड सी और स्टॉप कर देगा और उसमें बता देगा कि आपका जो ग्रेड है वो सी है। तो ये था हमारा इसका 6 एल्गोरिदम, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो है वो बाकी एल्गोरिदम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।